सीए इंटर की तैयारी करने वालों, वेलकम बैक। चलो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उस चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हैं जिससे सब डरते भी हैं और जो सबसे जरूरी भी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या जिसे हम प्यार से कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ये वो बैटलफील्ड है जहां कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि अपने करोड्स ऑफ रुपीस किस बड़े प्रोजेक्ट में लगाएं। और हमारे पास सीए इंटर के नए सिलेबस के हिसाब से कुछ बेहतरीन नोट्स भी हैं। तो आज हमारा मिशन सिंपल है, हर फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक समझना, एग्जाम में आईसीएआई कहाँ ट्रैप सेट करता है वो पहचानना, और इस पूरे डिस्कशन को एकदम कॉन्वर्सेशनल रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग इतना क्रिटिकल क्यों है? सिर्फ इसलिए कि इसमें पैसा बहुत लगता है? पैसा तो है ही, पर बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, इसके क्रिटिकल होने के 4 सिंपल रीजंस हैं। पहला, जैसा आपने कहा, सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर। ये छोटे मोटे खर्चे नहीं हैं, बल्कि कंपनी के फ्यूचर को शेप करने वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा। दूसरा, ये फैसले अक्सर इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार 500 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी तो आप अगले दिन उसे अंडू नहीं कर सकते। कोई कंट्रोल प्लस जेड नहीं है यहाँ। मतलब एक गलत फैसला कंपनी को सालों तक हॉन्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। तीसरा, ये लॉन्ग टर्म फैसले होते हैं। इनका असर 5, 10, 15 साल तक दिखता है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी लिखते हैं। और चौथा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपको फ्यूचर सेल्स, कॉस्ट्स, इन्फ्लेशन, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, मतलब सब कुछ एक साथ फोरकास्ट करना पड़ता है। ओके, सो द स्टेक्स आर इनक्रेडिबली हाई। तो फिर इन हाई स्टेक्स डिसीजंस को लेने के लिए हमारे पास टूल्स क्या हैं? कोई साइंटिफिक अप्रोच है या सब गट फीलिंग पे चलता है? नहीं, गट फीलिंग की जगह यहाँ साइंस है। इन टूल्स को हम 2 मेन फैमिलीज में बांट सकते हैं। 2 फैमिलीज? हाँ, एक है ट्रेडिशनल फैमिली, जो थोड़ी ओल्ड स्कूल है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं मानती, और दूसरी है मॉडर्न फैमिली, जिसे हम डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कहते हैं। अच्छा, और ये मानती है कि आज का पैसा कल के पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है। बिल्कुल, और एग्जाम के लिहाज से असली एक्शन इसी मॉडर्न फैमिली में है। चलिए फिर रिस्पेक्ट देते हुए पहले ट्रेडिशनल फैमिली से मिलते हैं। सबसे पहला नाम आता है पे बैक पीरियड का। साउंड सिंपल, ये क्या बताता है? इसका नाम ही इसका काम बताता है। पेबैक पीरियड बस ये पूछता है, भाई जो पैसा लगाया है वो वापस कितने टाइम में आएगा। फॉर्मूला भी सीधा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश इनफ्लो। तो जिस प्रोजेक्ट में पैसा जल्दी वापस आए उसे अच्छा माना जाता है। हाँ, एक स्टार्टअप जिसके पास कैश की कमी है वो पेबैक पीरियड को ज्यादा तवज्जो देगा, भले लॉन्ग टर्म में दूसरा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। इट्स अबाउट सर्वाइवल फर्स्ट। राइट, लिक्विडिटी पर फोकस है, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं। प्रिसाइसली। आपने नब्ज पकड़ ली। और यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है, ये पेबैक के बाद होने वाले प्रॉफिट्स को। हाँ, हो सकता है एक प्रोजेक्ट 3 साल में पेबैक दे और चौथे साल बंद हो जाए, और दूसरा 4 साल में पेबैक दे पर अगले 20 साल तक कमा कर दे। पेबैक तो पहले वाले को ही बेहतर बताएगा। गॉट इट। इट्स अ शॉर्ट साइटेड बट समटाइम्स नेसेसरी टूल। और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी ARR। ये पेबैक से कैसे अलग है? ARR पेबैक का बिल्कुल उल्टा है। ये लिक्विडिटी को नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखता है। ये कहता है, मैं कैश फ्लो नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखने वाला प्रॉफिट देखूंगा। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल नेट इनकम, एवरेज इन्वेस्टमेंट। यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, कैश फ्लो नहीं। और यहाँ ICAI का एक फेवरेट MCQ ट्रैप है। बताइए। एवरेज इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स अक्सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, जो गलत है। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, सो स्टार मार्क दिस। ये फॉर्मूला एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड समझ आ गए, क्विक एंड डर्टी बट विद मेजर फ्लॉज। अब आते हैं मेन इवेंट पर, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें आते ही सबसे पहले नाम आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV मेथड का। बिल्कुल, और ये कैपिटल बजटिंग का सुपरस्टार है। सुपरस्टार क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत एलिगेंट है। ये कहता है कि फ्यूचर में जितने भी कैश इनफ्लोज आने वाले हैं उन सबको आज की तारीख में खींच कर ले आओ। एग्जैक्टली उनकी आज की वैल्यू निकालो। और ये आज की वैल्यू निकालने के लिए हम एक डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करते हैं, WACC, जिसे को भी कहते हैं, वेटेड एवरेज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, WACC या को, सिंपल शब्दों में को हमारी कंपनी की मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न है। वो हर्डल रेट जिसे प्रोजेक्ट को क्लियर करना ही होगा। So we pull all future earnings into today's value. एग्जैक्टली So then we sum up the present value of all these future inflows. और उसमें से initial investment जो आज year 0 में लगा है उसे घटा देते हैं। और जो बचा वही है नेट प्रेजेंट वैल्यू। करेक्ट। डिसीजन रूल एकदम इंट्यूटिव है। अगर एनपीवी 0 मतलब पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, इट्स क्रिएटिंग वेल्थ। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन को से ज्यादा कमा कर दे रहा है। अगर एनपीवी 0 मतलब नेगेटिव तो रिजेक्ट करो, इट्स डिस्ट्रॉइंग वेल्थ। सही। और अगर एनपीवी इक्वल्स टू 0 इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट ठीक उतना ही कमा रहा है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। सो न्यूट्रल डिसीजन। परफेक्ट। ठीक है, तो एनपीवी हमें बताता है कि प्रोजेक्ट से हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में कितने रुपए का फायदा होगा, जैसे 5 लाख या 10 लाख। लेकिन अगर मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, एक 1 करोड़ का और एक 10 लाख का, और दोनों का एनपीवी 5 लाख है, तो कौन सा बेहतर है? मुझे ये भी तो जानना है कि लगाए हुए हर रुपए पर कितनी कमाई हो रही है। इज देयर अ टूल फॉर दैट? Exactly. And that's precisely where the profitability index PI comes in. It measures the bang for your buck. अच्छा, रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, एनपीवी आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट बताता है, पीआई आपको रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये बताता है कि हर 1 रुपया इन्वेस्ट करने पर आप प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितने रुपए वापस कमा रहे हैं। बिल्कुल। इसका डिसीजन रूल भी एनपीवी से ही जुड़ा है। अगर पीआई 1 मतलब पीवी ऑफ इनफ्लोज इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो एनपीवी पॉजिटिव होगा। एक्सेप्ट। अगर पीआई 1 तो एनपीवी नेगेटिव होगा। रिजेक्ट। और पीआई इक्वल्स टू 1 मतलब एनपीवी इक्वल्स टू 0। एग्जाम टिप, कैपिटल राशनिंग के केस में डिविजिबल प्रोजेक्ट्स को रैंक करने के लिए पीआई का इस्तेमाल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, एनपीवी एंड पीआई सीम लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब आते हैं उस मेथड पर जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। एनपीवी और IRR दोनों ही डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो IRR भी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही होगा ना। तो फिर हमें 2 अलग-अलग मेथड्स की जरूरत ही क्यों है? What extra information does IRR give us? What a fantastic question. ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। देखिए, एनपीवी आपको जवाब रुपयों में देता है, जबकि आईआरआर आपको जवाब परसेंटेज में देता है। Okay, absolute versus relative return in a way. हाँ, आईआरआर वो मैजिकल डिस्काउंट रेट है जिस पर प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 हो जाता है। आसान भाषा में ये प्रोजेक्ट का अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये वो रेट है जो प्रोजेक्ट खुद कमा कर दे रहा है। तो फिर डिसीजन कैसे लेते हैं? हम इस प्रोजेक्ट के रिटर्न आईआरआर की तुलना अपनी उम्मीद को से करते हैं। अगर आईआरआर को से ज्यादा है मतलब प्रोजेक्ट हमारी उम्मीद से ज्यादा कमा रहा है, एक्सेप्ट। अगर आईआरआर को से कम है तो फिर रिजेक्ट। इसे निकालते कैसे हैं? इसे निकालने के लिए हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। 2 अलग-अलग रेट्स पर एनपीवी निकालना पड़ता है, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव, और फिर इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाकर एग्जैक्ट आईआरआर ढूंढना होता है। लेकिन मैंने सुना है कि IRR के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, स्पेशली विथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आईआरआर परफेक्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी थियोरेटिकल वीकनेस है इसकी री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। री-इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। हाँ, आईआरआर ये मानकर चलता है कि प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लोज बीच में मिलते हैं वो आईआरआर रेट पर ही री इन्वेस्ट होंगे, जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए मॉडिफाइड IRR MIRR बनाया गया। और एमआईआरआर क्या मानता है? MIRR मानता है कि इंटरमीडिएट कैश फ्लोज कंपनी के WAC स्कोप पर री-इन्वेस्ट होंगे, जो ज्यादा रियलिस्टिक अजम्पशन है। और एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी है। आई गेस ये नॉर्मल पेबैक की प्रॉब्लम सॉल्व करता होगा। एग्जैक्टली। ये नॉर्मल पेबैक पीरियड का अपग्रेडेड वर्जन है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिस्पेक्ट देता है। ये भी यही बताता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने समय में रिकवर होगा, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के बाद नेचुरली इसका पीरियड नॉर्मल पेबैक से हमेशा ज्यादा ही आएगा। फॉर्मूलाज तो समझ आ गए, लेकिन अ गुड डिसीजन डिपेंड्स ऑन गुड डेटा। सही कैश फ्लो निकालना ही असली चैलेंज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक होती है डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट में। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसे हम कैश आउटफ्लो नहीं मानते। लेकिन, एंड दिस इज अ ह्यूज एग्जाम अलर्ट,
टैक्स सेविंग ऑन डिप्रिसिएशन एक जेन्युइन कैश इनफ्लो है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि डिप्रिसिएशन से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है, जिस पर टैक्स बचता है। वो बचा हुआ टैक्स हमारी जेब में आया हुआ पैसा ही है। Wow, that's a brilliant point. So depreciation, which isn't even a real cash expense, actually creates a cash inflow because of the tax system. ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में गेम चेंजर होती हैं। Absolutely. दूसरी गलती है रिलेवेंट कॉस्ट को पहचानने में। संक कॉस्ट, जो पैसा पहले ही खर्च हो चुका है, जैसे पिछले साल किया गया मार्केट रिसर्च, वो इररिलेवेंट है, उसे भूल जाओ। Okay, sunk cost is sunk. राइट। एलोकेटेड ओवरहेड्स भी इररिलेवेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर करना पाप है। Opportunity cost को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? जरूर। अगर हम अपनी फैक्ट्री को प्रोडक्ट ए बनाने के लिए यूज करते हैं, तो हम उसे प्रोडक्ट बी बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट बी से जो प्रॉफिट हम छोड़ रहे हैं, वो प्रोडक्ट ए को चुनने की एक बहुत रियल कॉस्ट है। दैट फॉरगॉन प्रॉफिट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्रिस्टल क्लियर। और वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। हाँ, ये वेरी क्रूशल पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल जब प्रोजेक्ट की शुरुआत ईयर 0 में लगता है, तो वो कैश आउटफ्लो होता है, और प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड में जब वो रिलीज होता है, तो वो कैश इनफ्लो बन जाता है। इसे आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों जगह दिखाना जरूरी है, वरना आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ग्रेट। अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस की बात करते हैं जो एग्जाम में आती हैं, जैसे कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग का सीधा मतलब है जेब गर्म नहीं है, पैसा लिमिटेड है, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट ज्यादा हैं। अब हमें चुनना है कि लिमिटेड फंड से मैक्सिमम वैल्यू कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना? हाँ, पहले हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, जिन्हें टुकड़ों में किया जा सकता है। इनकी रैंकिंग के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई का इस्तेमाल करते हैं। जिसका पीआई सबसे ज्यादा, उसे प्रायोरिटी मिलती है। So this is where PI shines. It helps us pick the projects that give the most bang for every single limited buck. Precisely. और दूसरे होते हैं नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, जिन्हें या तो पूरा करना होगा या नहीं। इनके लिए हम प्रोजेक्ट्स के बेस्ट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो हमारे बजट में फिट हों, और फिर वो कॉम्बिनेशन चुनते हैं जिसका टोटल एनपीवी सबसे ज्यादा हो। Makes sense. और एक और ट्रिकी सिचुएशन, अगर 2 प्रोजेक्ट्स की लाइफ अलग-अलग हो, एक 3 साल का, दूसरा 5 साल का, इनकी तुलना कैसे करें? It's not an apples to apples comparison. You're right. यहां सीधे सीधे एनपीवी कंपेयर करना गलत होगा। इसके लिए हम इक्विवेलेंट एनालाइज क्राइटेरियन EAC मेथड का इस्तेमाल करते हैं। EAC? हाँ, हम दोनों प्रोजेक्ट्स का एनपीवी निकालते हैं और उसे उनकी लाइफ के PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें एक तरह से एनुअलाइज्ड एनपीवी मिल जाता है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसका EAC ज्यादा, वो प्रोजेक्ट बेहतर है। अब कुछ एडवांस टॉपिक्स पर आते हैं। मैंने नोट्स में एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू APV के बारे में पढ़ा है। ये कब यूज होता है? एनपीवी को समझने का सबसे आसान तरीका है प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में देखो। पहला, प्योरली बिजनेस डिसीजन। मान लो कंपनी के पास कोई लोन नहीं है, सारा पैसा अपना है। उस केस में एनपीवी क्या होगा? इसे हम कहते हैं बेस केस एनपीवी। और दूसरा हिस्सा है फाइनेंसिंग डिसीजन। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रही है, लोन पर जो इंटरेस्ट देंगे उस पर टैक्स बचेगा, ये एक बोनस फायदा है। एपीवी बस यही करता है, बेस केस एनपीवी में इस टैक्स सेविंग के बोनस फायदे की प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ देता है, साथ में लोन लेने के खर्चे मतलब इश्यू कॉस्ट घटा देता है। So it separates the investment decision from the financing decision. हाँ, Interesting. And finally, एग्जाम का एक और पसंदीदा और शायद सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। पुरानी मशीन को नई से बदलना चाहिए या नहीं? इसके लिए हम इंक्रीमेंटल अप्रोच अपनाते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। हम ये नहीं देखते कि नई मशीन कितना कमाएगी, बल्कि ये देखते हैं कि नई मशीन पुरानी के मुकाबले कितना ज्यादा कमाएगी या कितना ज्यादा बचाएगी। तो आप कह रहे हैं कि हमें ये नहीं देखना कि नई मशीन से टोटल सेल्स कितनी होगी, बल्कि ये देखना है कि पुरानी वाली के मुकाबले कितनी ज्यादा सेल्स होगी। सो इफ द ओल्ड मशीन मेक्स 100 एंड द न्यू वन मेक्स 150, आवर रेलेवेंट कैश फ्लो फॉर द डिसीजन इज जस्ट दैट एक्स्ट्रा 50। बैंग ऑन। हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकालते हैं, न्यू मशीन कैश फ्लो, ओल्ड मशीन कैश फ्लो। इसमें इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल सेविंग्स, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन, सब कुछ इंक्रीमेंटल होता है। और अगर इस इंक्रीमेंटल फ्लो का इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि मशीन को रिप्लेस करना फायदेमंद है। और यहाँ एक फाइनल एग्जाम टिप, जहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ओके, आई एम लिसनिंग। रिप्लेसमेंट के सवालों में पुरानी मशीन को बेचने पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस पर टैक्स का ट्रीटमेंट। मान लीजिए पुरानी मशीन की बुक वैल्यू 20,000 है,
लेकिन बिकी 15,000 में। यहाँ 5,000 का लॉस हुआ। अब ये लॉस इररेलेवेंट नहीं है। क्यों? इस 5,000 के लॉस पर अगर टैक्स रेट 30% है तो हमें 1,500 रुपए का टैक्स बचेगा, टैक्स शील्ड। ये 1,500 रुपए एक एक्चुअल कैश इनफ्लो है जिसे कैलकुलेशन में लेना होगा। यहीं पर मार्क्स कटते हैं। सो कैपिटल बजटिंग इन अ नटशेल, ये सिर्फ फॉर्मूलाज का खेल नहीं है, बल्कि फ्यूचर को फोरकास्ट करने, रेलेवेंट कैश फ्लोज को पहचानने और फिर सही टूल लगाकर बिजनेस के फ्यूचर को शेप करने की आर्ट और साइंस है। बिल्कुल सही कहा आपने। एनपीवी, आईआरआर, पीआई, ये सब बिजनेस की डेस्टिनी को डिसाइड करने वाले टूल्स हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो स्टूडेंट्स को याद रखनी है, इन सभी मॉडल्स की फाउंडेशन भविष्य के कैश फ्लोज का सही एस्टिमेशन है। अगर आपका फोरकास्ट ही गलत है तो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल भी आपको गलत जवाब ही देगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। एब्सोल्युटली। और अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने जिन भी तरीकों की बात की वो सब क्वांटिफाइबल डेटा यानी नंबर्स पर आधारित हैं। लेकिन क्या हो जब एक प्रोजेक्ट का फायदा क्वांटिफाई ही ना किया जा सके, जैसे एम्प्लॉय मोराल बढ़ाने के लिए एक नई कैंटीन बनाना या सस्टेनेबिलिटी और ब्रांड इमेज के लिए एक ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू करना। इन प्रोजेक्ट्स का एनपीवी या आईआरआर कैसे निकलेगा? ऐसे फैसलों को कंपनियां कैसे लेती होंगी? थिंक अबाउट इट।